हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में। तो हम रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने अपनी पिछली क्लास में देख लिया था। तो कैसे लिखेंगे केमिकल इक्वेशन, उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, चलिए देख लीजिए। Let us now see the conventions followed while writing the chemical equation. Convention मतलब कुछ ऐसे नॉर्म्स जो पुराने टाइम से फॉलो किए जा रहे हैं, कोई ऐसी चीजें जो पुराने टाइम से हम फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे आप सब लोग अपने बड़ों से मिलते हो, रिश्तेदारों से मिलते हो तो उनके चरण स्पर्श करते हो और उनके आशीर्वाद की जिज्ञासा रखते हो। ओके, चलिए देखते हैं। इन अ केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये तो मैंने बहुत पहले बता दिया था। while the product on right hand side, ये arrow के arrow, an arrow is heading towards product is drawn in between them. This arrow indicates the direction of reaction. ये रिएक्शन का डायरेक्शन बताता है। फ्यूचर में चल के बच्चों आप ऐसे डायरेक्शन भी देखोगे, एक ऐसा रिएक्शन जो दोनों साइड चल रहा है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। आगे देखिए सर, बहुत कुछ है ये तो। इफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आर टू और मोर दे आर लिंक्ड विथ अ प्लस साइन। मान लीजिए ए रिएक्ट कर रहा है, बी भी रिएक्ट कर रहा है आपस में, तो ए और बी आपको देंगे सी। अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट आ रहा है तो बीच में प्लस साइन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द इक्वेशन 2 अ प्लस साइन इज ड्रॉन इन बिटवीन द रिएक्टेंट कॉपर सल्फेट एंड जिंक। जी हाँ, कॉपर सल्फेट USO4 प्लस जिंक, तो कॉपर सल्फेट के साथ जिंक रिएक्ट हो रहा है और वो जिंक क्या करेगा, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। समझ रहे हो? आगे देखो। सिमिलरली अ प्लस साइन इज ड्रॉन इन बिटवीन द प्रोडक्ट ZnSO4 एंड Cu, ZnSO4 एंड Cu। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बन गया ये ZnSO4 और ये बन गया Cu। आगे देखिए, टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स आर इंडिकेटेड इन द इक्वेशन। समझ में आया? जैसे ये कॉपर सल्फेट एक्वस है तो इसके नीचे चलिए ऐसे बता, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। जैसे ए है, ए बबुआ, ए जे आहे ना त्याने बीशी रिॲक्ट केलं आणि काय दिलं आपल्याला C+D। त्याला बघा इथे, सपोज बी सॉलिड आहे मग असं एस लिहायचं, बी लिक्विड आहे मग असं लिक्विड लिहायचं, कळलं? आणि हे पण लिक्विड मग लिक्विड, आणि हे पण सॉलिड किंवा लिक्विड तर लिक्विड, किंवा असं पण होऊ शकतं, A+B गिव्स C। ए कोणता एखादा गॅस पण होऊ शकतो। सर वरती तुम्ही लिहिलंय ना सर, ए सॉलिड है, मग हे कशाला लिहितात आहे? अरे बबुआ, हम क्या बोल रहे हैं तुमको। चलिए ले लेते हैं, E+F गिव्स G। तो ये रिएक्टेंट मान लो गैसीय स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है और मान लो ये सॉलिड बन गया। आया समझ में? तो ये जो आप लिख रहे हो ना नीचे स्मॉल ब्रैकेट में, ये रिप्रेजेंट करता है प्यारे दोस्तों फिजिकल स्टेट। क्या रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंट करता है। समझे? तो ये लिखा होना भी ज़रूरी है। ज़रूरी है फिज़िकल स्टेट को आना। देयर गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द लेटर G, L एंड S। G रिप्रेजेंट करता है गैस, L रिप्रेजेंट करता है लिक्विड और S रिप्रेजेंट करता है सॉलिड। कभी-कभी पानी में आएगा ना, पानी में, तो उसको एक्वस से रिप्रेजेंट, किससे? एक्वस से, भूलना मत। एक्वस मतलब पानी में, गीला। respectively in brackets. Moreover, if the product is gaseous instead of G, it can be indicated by arrow pointed upward. समझ में आ रहा है? लेकिन किसके लिए? प्रोडक्ट के लिए। याद रखना, अपवर्ड एरो प्रोडक्ट के लिए बनाना, नहीं तो आप क्या करोगे, रिएक्टेंट में अपवर्ड एरो बना दोगे। अरे भैया, ये अपवर्ड एरो का मतलब क्या है पता है? अपवर्ड एरो मीन्स द गैस इज बीइंग रिलीज्ड, गैस इज गिवन आउट, गैस दे दी गई है, ऐसा है। इफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज insoluble सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब कोई insoluble सॉलिड बना रहा है, मतलब जैसे ये लिक्विड है और इसके अंदर प्रोडक्ट बन गया insoluble सॉलिड, तो उसके लिए डाउनवर्ड एरो लिखते हैं। देन इंस्टेड ऑफ सॉलिड इट कैन बी इंडिकेटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड। समझ में? when reactants and products are in the form of a solution in water, they said to be present in aqueous solution state। देखिए मैंने बोला था ना, एक्वस मतलब गीला रे बाबा, पानी में। अपना बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी में जो कुछ भी रिएक्शन होता है ना, सब एक्वस में होता है, सब पानी में होता है। समझे?
This state is indicated by putting the letter aqueous AQ in the bracket after their formula. ये देखो फॉर्मूले के बाद लिख दिया, ये देखो फॉर्मूले के बाद लिख दिया. Thus the equation is written rewritten as equation 3 as shown below. ऐसा नीचे दिखाया गया है. आगे देखिए. When heat is given from outside to bring about a reaction, it is indicated by delta written above the arrow to indicate the direction of reaction. ये देखिए, ये डेल्टा है या फिर ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल समझ में आ रहा है, इसको डेल्टा बोलते हैं अपन. क्या बोलते हैं? डेल्टा. ये किसका सिंबल है? हीटिंग सिंबल. मतलब क्या? आप रिएक्शन मिक्सचर को गर्म कर रहे हो. रिएक्शन मिक्सचर को क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो. और गर्म करोगे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, गर्म करने के बाद ही रिएक्शन होगा. और उसमें देखो ये सॉलिड टूट गया किसमें? सॉलिड और गैस में. फॉर एग्जाम्पल द रिएक्शन इन विच स्लेक लाइम इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज रिटन एज फॉलोज. देखिए अब यहाँ पे ये गलत लिख दिया है पहले. यहाँ पे स्लेक लाइम नहीं होगा, ये बुक की मिस्टेक है. मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे होगा क्विक लाइम. क्या? क्विक लाइम. स्लेक लाइम मतलब गीला लाइम, CaO इन वाटर. बट ये तो CaO है, इसे क्विक लाइम कहते हैं. तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, तो इसे याद रखना. ओए चलो आगे देखते हैं. सिमिलरली द फैक्ट दैट हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन द aqueous solution of copper sulfate and zinc dust is indicated as follows. ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक है. ये जिंक सल्फेट बना, ये कॉपर रिलीज हुआ, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. क्या है? एक्सोथर्मिक. ए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है यार, ये कभी हीट को राइट साइड में क्यों लिखा है? ओए हीट को राइट साइड में इसलिए लिखा है ना, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है. आ रहा है सबको समझ में? इसमें हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, इसीलिए राइट हैंड साइड में लिखा होगा. और सर इस हीट का मतलब है कि हीट बाहर आया, अपने आप आया. यस एकदम करेक्ट बेटा. और सर इस डेल्टा का मतलब है हमने हीट किया. यस एकदम सही है. ये रिएक्शन खुद हीट दे रहा है और ये हम हीट कर रहे हैं. आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं. It is necessary to fulfill certain condition like specific temperature, pressure, catalyst, etc. to bring about some reaction. जैसे मान लीजिए आप घर में दाल पका रहे हो, तो दाल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पकाते हैं, एक पर्टिकुलर कंटेनर में रखते हैं. क्या ऐसा थोड़ी है कि दाल को पूरा ही जला डाले? वो किस कंडीशन में दाल रखे हो, क्या उसके अंदर हल्दी डाले हो, नमक डाले हो, पानी डाले हो या नहीं, सब कुछ मेंशन करना पड़ता है. कैटलिस्ट, प्रेशर, टेम्परेचर, सब सब, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. क्यों? इनके बिना रिएक्शन नहीं हो सकता. आगे देखिए. दीज कंडीशंस आर इंडिकेटेड बिलो और अबव द एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. फॉर एग्जांपल द रिएक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टेक प्लेस एट अ टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट रिटन एज फॉलोज. तो वेजिटेबल ऑयल क्या होता है? जी हाँ, वेजिटेबल मतलब सब्जी. सब्जियों से मिलने वाले ऑयल का हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं. किसमें? हाइड्रोजन से. और किसके प्रेजेंस में? निकल. निकल एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है. कैटालिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है, रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है? फास्ट कर देता है. सर क्या आप हमें इसका एग्जाम्पल दे सकते हो? अरे यस बेटा. जैसे आप पढ़ते हो, आप खुद से टेक्स्ट बुक उठाते हो और पढ़ने की कोशिश करता हो, आपको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वही एक टीचर आपको एक्सप्लेन कर देता है तो आपको बड़ा आसान लगता है. क्यों? टीचर ने कैटालिस्ट का काम किया. अब जरा देखिए, कैटालिस्ट भी दो तरह के होते हैं. अगर टीचर अच्छे से एक्सप्लेन करेगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. समझ में आया तो पॉजिटिव कैटालिस्ट. लेकिन अगर टीचर ने कंफ्यूज कर दिया तो नेगेटिव कैटालिस्ट आपको जल्दी समझेगा नहीं, बल्कि और ज़्यादा टाइम लगेगा. समझ में आया? चलिए या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए हम इक्वेशन को देख लेते हैं. तो ये देखिए, ये था वेजिटेबल ऑयल. आया ना? जी हाँ, वेजिटेबल ऑयल में डबल बॉन्ड होता है. क्या होता है? डबल बॉन्ड. ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर ये टूट जाता है और ऐसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आ जाता है. मतलब वेजिटेबल ऑयल को आप वनस्पति घी में कन्वर्ट कर देते. लेकिन इस रिएक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? हाइड्रोजन गैस, 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और निकल कैटालिस्ट चाहिए. सर दूसरा कैटालिस्ट नहीं चलेगा क्या? अरे निकल बहुत सस्ता है रे बाबा. दूसरे कैटालिस्ट जैसे प्लैटिनम और पलेडियम भी ये रिएक्शन करा सकते हैं. लेकिन क्या? कैटालिस्ट सस्ता होना चाहिए, चीप रेट में अपना प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में रोकड़ा भी देखते हैं भाई. कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर रोकड़ा ज़्यादा लग गया तो जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा बिकेगा, कोई लेगा नहीं जल्दी. समझे? आगे देखिए. Special information or names of reactant product are written below their formulae. For example, copper on reaction with concentrated nitric acid gives reddish color
पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ये देखिए कॉपर सॉलिड है, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा, इसने कॉपर नाइट्रेट बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाया और वाटर बनाया। तो ये देखिए ये एक्वस है, ये गैस है, ये लिक्विड है और ये एक्वस नाइट्रिक एसिड है। एक्वस नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रिक एसिड इन पानी, लेकिन नाइट्रिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा है, पानी कम है, इसीलिए देखो कॉन्सन्ट्रेटेड लिखा है। समझ में आया? ये कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट। और ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और ये पानी है, ये देखिए ये गैस है, ये लिक्विड है। समझे? हाउएवर ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड द प्रोडक्ट फॉर्म इज नाइट्रिक ऑक्साइड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे सोचना कि जब डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट मतलब ज़्यादा HNO3 नहीं है, HNO3 कम है। और HNO3 अगर कम है तो यही ऑक्सीजन का सोर्स है, यही ऑक्सीजन का सोर्स है। तो जब कॉन्सन्ट्रेटेड था तो ऑक्सीजन ज़्यादा था, इसीलिए NO2 बना। इसीलिए क्या बना? NO2। जी, मैं ये आपको चूरन दे रहा हूँ याद रखने के लिए। और जब डाइल्यूट हुआ तो ऑक्सीजन कम है रे मेरे भाई, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो एक जगह प्यारे बच्चों बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक जगह बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। और बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है, इधर याद रखना, इधर 4, इधर 8, इधर 3 है। समझ रहे हो? बैलेंसिंग का भी सिखा देंगे आपको, लेकिन पहले ये देखो कि जब कॉन्सेंट्रेटेड है तो NO2 है, जब डाइल्यूट है तो NO है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड का पावर ज़्यादा होता है, वो नाइट्रोजन को ज़्यादा ऑक्सीडाइज करता है, मतलब भर भर के ऑक्सीजन ऐड करता है। और जो डाइल्यूट होता है उसका पावर कम होता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन को ऐड नहीं करता। तो ये था प्यारे बच्चों मस्त मस्त रिएक्शन। इसके आगे जो है वो एक्टिविटी है, मतलब एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट को तो हम सेपरेटली लेंगे क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसके लिए तो हम सेपरेटली डील करेंगे सब कुछ। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद का जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो रही बात इसके बैलेंसिंग के मेथड को सिखाने की, तो वो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? तो तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, अपने डाउट लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों? तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।